सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाएँ सभी विद्यार्थी। मैं आज की क्लास के साथ रमेश कुमार। आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 7 के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी क्लास 7 हमारा राजस्थान। कल जो हमने क्लास पढ़ी थी वो थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी थी क्लास 6 की। आज क्लास 7 पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास 8 आएगी। तो सभी विद्यार्थी जो देखने वाले विद्यार्थी हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी नए जो विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये टाइम टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है। उसके अनुसार जो हमारी क्लासों का शेड्यूल है वो रहेगा। पहले आप देख सकते हैं। पहला जो शेड्यूल है वो छठी क्लास का है जिसमें 11 तारीख को क्लास आएगी। फिर 7वीं क्लास का जो है वो 13 तारीख को क्लास आएगी। फिर 8वीं क्लास जो है वो 15 को आएगी। 9वीं क्लास जो है उसको 17 को हम अध्ययन करेंगे। वस्तुनिष्ठ सभी क्वेश्चन है। 9वीं क्लास और 10वीं क्लास मोस्ट मानी जाती है। आरएमएसएसपी और आरपीएससी बोर्ड जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। और 10वीं की जो क्लास जो है वो इसमें दिखाया गया है 19 तारीख को आएगी। और 11वीं की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है वो 21 को हम क्लास लेके आएँगे। और 12वीं क्लास की जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो 23 तारीख को हम राजस्थान हमारा राजस्थान की जो सभी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी के द्वारा जो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं उनकी क्लासों का हम अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं क्लास 7 की तरफ। तो ये है हमारी क्लास 7 हमारा राजस्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जिसमें हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस क्लास में हल करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाँ जी, 1 नंबर लेसन जो है वो इसमें दिया गया है वन वन्यजीव संरक्षण एवं जीव एवं संरक्षण इसका अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 में किया गया था। अनुसार कुल भूभाग पर वन क्षेत्र होने चाहिए। कितने भूभाग पर वन होने चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति 1952 और संशोधन 1958 के अनुसार 33% जो भूभाग है उस पर वन होने अनिवार्य है। तो इसका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन माना जाएगा 33% भूभाग। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और 2 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में स्थित है? काजरी और आफरी पूछा गया है। ये दोनों किस जिले में स्थित है ये पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काजरी और आफरी दोनों ही संस्थान जो है वो जोधपुर के अंदर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन से ग्रसित है। कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्र का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। तो ये लगभग 9 पॉइंट कुछ आता है 9.54 के आसपास यानी 10वां भाग मान सकते हैं। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। इनमें से कौन सी श्रेणी शामिल है? आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सभी है कि आरक्षित भी है, सुरक्षित भी है, अवर्गीकृत भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। इसका राइट आंसर होगा खेजड़ली जोधपुर के अंदर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन किस जिलों में पाया जाता है? राज्य में सर्वाधिक वन पूछा गया और सबसे कम वन पूछा गया। पहले सर्वाधिक की बात करते हैं।
इसमें पहले सर्वाधिक पूछा गया है कि सर्वाधिक वन किस जिले में है और न्यूनतम वन किस जिले में है। तो पहले सर्वाधिक का आंसर करेंगे, फिर न्यूनतम का कम का आंसर देंगे। तो सर्वाधिक जो है वो उदयपुर जिले में है और न्यूनतम जो है वो चूरू जिले में है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सदाबहार जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडावण। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा जो आंसर है इसके वो मैं जल्दी जल्दी स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे क्लास के अंदर, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और इस क्लास में हम लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन 120 130 क्वेश्चन के हल हल करेंगे, क्योंकि इस 7वीं क्लास में जो पाठ है उनकी संख्या 10 है। और 10 पाठों में किसी में 12, किसी में 15, किसी में 17 ऐसे प्रश्न इसमें आएंगे। तो लगभग 120-30 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास में जरूर भाग लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? और वन्य जीव की श्रेणी में बताना है। तो राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव की श्रेणी में जो है वो है चिंकारा। चिंकारा जो है वो वन्य जीव की श्रेणी में है और ऊंट जो है वो पालतू पशु की श्रेणी में है। तो ऊंट इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा चिंकारा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा गया है। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ली। क्या है? खेजड़ली। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु की श्रेणी में पूछा गया है। तो इसका ऊंट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। ऊंट जो है वो पालतू पशु की डोमेस्टिक श्रेणी में है और वो नॉन डोमेस्टिक की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो है खिजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष है। जबकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष खिजड़ी है तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? और राजस्थान का जो राज्य पुष्प है सभी को पता है। 4 नंबर ऑप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 नंबर ऑप्शन नहीं, रोहिड़ा इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। पुष्प के बारे में पूछा गया है तो पुष्प तो रोहिड़ी की है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? सेवण घास जो है वो किस जिले में पाई जाती है? सेवण घास राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर जिले में पाई जाती है। इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन से है? क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ये तीनों ही है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो ये साइबेरियन क्रेन जो है ये केवला देव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है साइबेरियन क्रेन। इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? राष्ट्र केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो ये सभी को पता है। उड़न गिलहरी जो है वो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य, और ये कहाँ है? ये है प्रतापगढ़ के अंदर है। अच्छा, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है, गोडावण किस अभयारण्य में पाया जाता है?
गोडावण जो है वो किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो गोडावण जो है वो पाया जाता है राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मृग उद्यान ये जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में विस्तृत है राष्ट्रीय मृग उद्यान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 नंबर लेसन में आ चुके हैं और 2 नंबर पार्ट का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब हम खनिज और ऊर्जा संसाधन के राजस्थान में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी 7 की क्लास में उनका अध्ययन करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित स्थापित है? जस्ता शोधक संयंत्र। तो जस्ता शोधक संयंत्र जो है उसका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा और ये खनिज संसाधन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ता शोधक संयंत्र है वो देबारी उदयपुर के अंदर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जस्ता शोधक संयंत्र है तो ये सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है और इसका जो आंसर होगा वो होगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। जस्ता शोधक संयंत्र पूछा जाए तो देवारी उदयपुर के अंदर है और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र पूछा जाए तो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है खनिज संसाधन में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछा गया है और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखा जाता है। भड़ला जोधपुर के अंदर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क विंड पार्क लगाया गया है, सॉरी सोलर पार्क लगाया गया है सौर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोहा एशक मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये आपको पता है चांदी तांबा सीसा जस्ता ये जो है ये धात्विक खनिज की श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कौन सा है? तो हमारे जो राजस्थान के अंदर अरावली गुजरती है वो खनिजों की दृष्टि से इसमें उपलब्धता ज़्यादा है खनिज भंडारों की दृष्टि से। तो इसमें जो ऑप्शन है 3 नंबर अरावली इसका सही आंसर माना जाएगा। अरावली जो है अरावली पर्वतमाला वो खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो उत्तम किस्म का जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट। ये सबसे टॉप किस्म का कोयला होता है और राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्नाइट किस्म का कोयला। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है आगे। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो अभी बात की थी कि राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो है एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 नंबर इस प्रकार है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? बरसिंहसर बीकानेर मेड़ता रोड नागौर कपूरड़ी बाड़मेर या फिर इन सभी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन जो है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला बरसिंहसर बीकानेर में पाया जाता है, मेड़ता रोड नागौर में पाया जाता है, कपूरड़ी बाड़मेर में पाया जाता है और इसका सभी आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी देखने वाले विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और जितने भी पढ़ने वाले साथी हैं उन तक ये क्लास जरूर पहुंचाएं क्योंकि एनसीईआरटी की सभी बुकें जो है वो लगभग एग्जामों में देखी जाती है, उनके क्वेश्चन जो है वो अधिकतर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन पूछा गया है सूरतगढ़ और ये सूरतगढ़ कहाँ है? ये श्री गंगानगर के अंदर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है। लिग्नाइट आधारित पूछा गया है, कुछ कोयले आधारित आएगा, कुछ गैस आधारित आएगा, कुछ लिग्नाइट आधारित पूछा गया है। तो ये लिग्नाइट आधारित जो है
तो इसका गिरल आंसर जो है, गिरल वो राइट आंसर माना जाएगा। और ये गिरल बाड़मेर के अंदर पड़ता है और ये लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अब कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र पूछा गया है और कोयले पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है वो है छबड़ा 12 के अंदर। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। ऊपर जो क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र पूछा गया था, तो गिरला बाड़मेर के अंदर आएगा। और कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र पूछा जाए तो ये छबड़ा 12 के अंदर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। तो खनिज तेल जो है वो जैसलमेर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में और बाड़मेर सांचौर बेसिन में, इन सभी में ये पाया जाता है। इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। 4 नंबर आंसर जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के खनिज प्राप्त भंडार प्राप्त हुए हैं। तो ये कौन कौन से इसमें से आपको बताना है कि खनिज तेल मिला है या प्राकृतिक गैस मिली है या रासायनिक उर्वरक मिली है या जल भंडार मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, सभी विद्यार्थी बताएं। क्वेश्चन नंबर गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। प्राकृतिक गैस जो है वो इन क्षेत्रों से मिला है और ये सभी क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक गैस के हैं। गोटारू है, कमलीताल है, तनोट है, मनिहारी टिब्बा है, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, इन सभी से ये जो है प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और अगला हमारा क्वेश्चन है, सादेवाला जैसलमेर के अंदर है, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है। सादेवाला तो इसका जो स्थान है इन क्षेत्रों में जो पाया जाता है, सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या, तो यहाँ पाया जाता है खनिज तेल। क्या पाया जाता है, खनिज तेल। ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है रामगढ़ जैसलमेर के अंदर, धौलपुर के अंदर, अंताबारा के अंदर, यानी इसका डी ऑप्शन जो है ये सभी राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, हम तीसरे पार्ट में आ चुके हैं और तीसरा पार्ट है कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई राजस्थान के अंदर कक्षा 7 की क्लास में एनसीईआरटी की बुक के द्वारा जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो इस क्लास में आपको दिखाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ये क्वेश्चन कल भी आया था, क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक में पूछा गया था और आज क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक में फिर से इस क्वेश्चन को पूछा गया है पार्ट नंबर 3 में, कृषि एवं सिंचाई। राजस्थान में सिंचाई के लिए निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा नलकूप। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है वाटरमैन जल पुरुष। तो इसका राजेंद्र सिंह जो है वो क्वेश्चन जो राइट माना जाएगा, राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है, ये क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वाटरमैन जल पुरुष जो है वो राजेंद्र सिंह है, ये तो आपको बता दिया, लेकिन राजेंद्र सिंह किस जिले के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि जो है वो है बूंद बूंद सिंचाई, इसकी उत्तम विधि है। बूंद बूंद सिंचाई जो है वो इसकी उत्तम विधि मानी जाएगी जल सिंचाई की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल और सरसों, ज्वार, मूंग, मोठ पूछा गया है। तो इसमें जो है हमारा पहला स्थान है। पहला स्थान
डायरेक्ट ए ऑप्शन इसका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो है सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर। सूरतगढ़ जो है वो एशिया का सबसे बड़ा कृषि संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है। ये क्वेश्चन पीछे 2022-23 में जो रीट हुई थी उस रीट लेवल 1 में भी पूछा गया था मेवाड़ का प्रमुख भोजन, और इसका राइट आंसर होगा मक्का। मक्का इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि जो फसलें हैं वो व्यापारिक फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इन्हें नगदी फसलें भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर लेसन आ चुका है, 3 नंबर पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और 3 नंबर पार्ट था राजस्थान में खनिज संसाधनों के बारे में। अब चौथा पार्ट है राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान में कृषि विपणन की अगर बात करेंगे तो इस प्रकार है। 1 नंबर क्वेश्चन, राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो जोधपुर मंडी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैसे जोधपुर जैसे जीरा। राजस्थान की जो जोधपुर मंडी है वो जीरे के लिए प्रसिद्ध है। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, सॉरी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राज्य की जो कोटा मंडी है, सभी विद्यार्थी इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। राज्य की कोटा मंडी कहाँ है, सभी विद्यार्थी इसका आंसर जरूर दें। ठीक, चलो, ओके ओके। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है, राज्य की कोटा मंडी जो है वो धनिया के लिए प्रसिद्ध है, धनिया के लिए। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, पीडीएस का पूरा नाम क्या है। पीडीएस जो दिया गया है पीडीएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है पी का बन जाएगा पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, डी का डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRUBITION डिस्ट्रीब्यूशन, और एस का हो जाएगा SYSTEM सिस्टम, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पीडीएस वह तंत्र या प्रणाली जिस देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ये वही तो है पीडीएस, 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 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर लेसन आ चुका है, और 5 नंबर लेसन जो है वो इस प्रकार है। 5 नंबर पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा 5 नंबर लेसन एनसीईआरटी क्लास के अनुसार कक्षा 7 की बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की। इसमें राजस्थान में व्यापार जो है वो पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 के अंदर, जिसका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा कॉटन मिल जो है की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका ब्यावर जो है अजमेर के अंदर इसका राइट आंसर माना जाएगा। ब्यावर जो है अजमेर के अंदर, इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा कॉटन मिल
मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा कॉटन मिल। पहले पूछा गया था कृष्णा कॉटन मिल कहाँ है, तो ब्यावर अजमेर में है। अब है कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन जो है, 2 नंबर ऑप्शन, 35 निर्यातकों को श्रेष्ठ निर्यातकों की सूची में शामिल किया गया है, 35। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया? तो इस नीति का निर्माण किया था, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति को जब लॉन्च किया गया था, 2019 की डेट थी वो, 2019 में इस नीति को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ किया जाता है वह व्यापार कहलाता है, 2 नंबर इसका ऑप्शन जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह व्यापार जो एक राज्य का अन्य राज्यों से व्यापार हो तो वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राज्यों में जो व्यापार होता है उसे अंतरराज्यीय व्यापार कहा जाता है, अंतरराज्यीय। और दूसरे देशों के साथ होता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से राजस्थान का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है वो है भीलवाड़ा वस्त्र नगरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। अब ये 2 नंबर का पूछा गया कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो दूसरा है चीनी उद्योग। कौन सा है? गन्ना उत्पादक जो है ना, चीनी उद्योग दूसरा उद्योग माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा लेसन है पाठ नंबर 6 की हम बात करेंगे, और पाठ नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। पाठ का नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। राजस्थान के प्रमुख शासक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक क्लास 7 में जितने भी शासक दिए गए हैं उनका एक साथ अध्ययन करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की? कौन सा मुगल बादशाह था? तो उसका नाम आएगा मुगल बादशाह शाहजहां। शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 में बिहारी सतसई लिखी गई, उसके लेखक कौन है? बिहारी सतसई के जो लेखक है वो है कवि बिहारी, और इसका राज कवि बिहारी जो दिया गया है ए ऑप्शन के अंदर कवि बिहारी राइट आंसर माना जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा, कवि बिहारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, राजपुताने का करण किस शासक को कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण जो है किस शासक को कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण जो है वो महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। चलो एक क्वेश्चन बताओ आप, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण जो है वो किसे कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर दें। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपुताने का जो कर्ण है वो महाराजा राय सिंह है, इसका राइट आंसर होगा। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा मालदेव। मालदेव जो है मारवाड़ के शासनकाल को स्वर्ण युग या शौर्य युग कहा जाता है, सॉरी शौर्य युग कहा जाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंधन आदि किसकी कृतियां हैं? तो ये सभी को पता है, बार-बार एग्जाम में आता है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंधन, ये महाराणा कुंभा की रचना है, जिन्होंने चित्तौड़ के 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की जो रचना है वो की गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो रचयिता है वो है चंद्रबरदाई। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चंद्रबरदाई द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किस शासक को कहा गया है? हशमत वाला शासक कहा गया है राव मालदेव को, हशमत वाला शासक कहा गया है। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी इनकी माताजी का नाम था। पृथ्वीराज चौहान, कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का युद्ध लड़ा था। तराइन का युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान ने, तराइन। और तराइन का युद्ध, पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। कब हुआ था? 1192 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो है 1433 से 1468। 1433 से 1468 इसका राइट आंसर होगा। तो ये पूछा कि महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? तो महाराणा कुंभा 1433 में बैठे थे। तो इसका 1433 ये रहा 1433। डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गीत गोविंद किसकी करती है? गीत गोविंद जो करती है वो जयदेव की है। इसका डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए नंबर। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस प्रकार है। ये स्लाइड थोड़ी सी ऐसी दी गई है। हाँ जी, देखिए, किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भूमर दुर्ग तथा मचान दुर्ग आदि का निर्माण करवाया गया था? किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ये मैंने अभी बताया था। जो कुछ रचनाएं आई थी, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुड प्रबंधन, तो ये रचनाएं महाराणा कुंभा की थी। और महाराणा कुंभा के द्वारा ही मेवाड़ के 32 दुर्गों में से 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें है अचलगढ़ दुर्ग है, बसंती दुर्ग है, भोमट दुर्ग है, मचान दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया था? रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में पूछा गया है? राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर लिखित है, तो इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा पार्ट 7 नंबर की बात करते हैं। और 7 नंबर पार्ट जो है वो इस प्रकार है। 7 नंबर लेसन की अगर हम बात करें तो आज़ादी का आंदोलन जो है वो राजस्थान में, उसकी बात करेंगे, जिसमें आज़ादी की आंदोलन के समय की बात। लेसन नंबर 7, प्रश्न नंबर 1, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ? किस वर्ष ये अधिवेशन हुआ था? अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई, तो इसका जो आंसर होगा, मानगढ़ हत्याकांड पूछा गया है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1913 को। मानगढ़ हत्याकांड 1913 को हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 4 नंबर ऑप्शन जो है 1936 इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन जो है मग्घा राम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्घा राम वेद ने 1936 में की थी। दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तो दिए गए हैं। किस वर्ष रणछोड़दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? किस वर्ष में हुआ था? रणछोड़दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का पूछा गया है, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है 1938 राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन जो है इसका राइट माना जाएगा। 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई थी? कौन सा किसान आंदोलन था राजस्थान का जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई थी? तो इसका डी ऑप्शन जो है शेखावाटी किसान आंदोलन इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रजामंडल के संबंध में किस महान नायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां की जनता अगर तैयार होगी तो आंदोलन होगा। जैसे ही एक मोटिवेशनल है विद्यार्थियों के लिए भी, अगर जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर तो आंदोलन हो सकता है। तो इसी प्रकार ये दिया गया है, तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। प्रजामंडल के संबंध में महान सेनानायक जी ने कहा था कि किसी स्थान पर आंदोलन तभी हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी नेत्रियों का संबंध किस आंदोलन के देने के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा बिचौलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर जो है वो नीचे है शायद, हाँ ये रही 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर। 1897 ईस्वी में राव करशन सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितनी प्रकार की लाग बाग ली जाती थी? तो ये ली जाती थी 84 प्रकार की लाग बाग। राव करशन सिंह 84 प्रकार की लाग बाग, इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सूरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? सूरों से संबंधित किसान आंदोलन पूछा गया था है। सूरों से संबंधित तो आंदोलन हुआ था, वो हुआ था अलवर किसान आंदोलन। सूरों से संबंधित है, अलवर किसान आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर। जरायाम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? जरायाम पेशा कानून समाप्ति पूछी गई है। 1948 में तो शुरू हुआ था, 1952 में बंद हुआ था। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। जरायाम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1952 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? नानक भील की मृत्यु हुई थी। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। नानक भील की मृत्यु बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रूपा जी व कृपा जी का संबंध किससे है?
रूपा जी व कृपा जी का संबंध किससे है? रूपा जी और कृपा जी जो हैं वो धाकड़ जाति के लोग थे। कैसे थे? धाकड़ जाति के लोग थे और धाकड़ जाति के लोग बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुआ था। इसकी बात करते हैं तो ये हुआ था 1921 में। नेक्स्ट, रूपा जी और कृपा जी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन एक सम्मिलित था? कौन थे एक साथ में जो चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ थे? तो इसका राइट आंसर होगा ठाकुर जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जो है वो उनके साथ थे। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर। चेतावनी राज चूंटिया प्रसिद्ध सोरठे लिखकर मेवाड़ महाराणा ब्रिटिश को ब्रिटिश शासन के लिए सचेत किया था। किसने, किसको किया था? ये आंसर देना है। देखते हैं। चेतावनी राज चूंटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। केसरी सिंह बारठ ने सचेत किया और किसे सचेत किया था? ये चेतावनी राज चूंटिया 13 सोरठे लिखकर दिए थे और डिंगल भाषा में लिखे थे, याद रखना डिंगल भाषा में। और ये दिए थे फतेह सिंह को। किसको दिए थे? फतेह सिंह को दिए थे। और ये कब की बात है? 1903 की दिल्ली दरबार में जाने के लिए रोका गया था। 1903 दिल्ली दरबार में जाने के लिए रोका गया था। केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठ डिंगल भाषा में लिखकर फतेह सिंह राठौड़ को दिए थे कि 1903 में दिल्ली दरबार में नहीं जाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 8 में आ चुके हैं और 8 नंबर पाठ जो है वो इस प्रकार है। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, क्या क्या सामाजिक शैक्षणिक सुधार हुए थे वो उनकी बात करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बात करते हैं। तो कन्यावध जो है कैसे कन्यावध कैसे कोटा कैसे कन्यावध कैसे कोटा, इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर। अलवर रियासत ने बाल विवाह है और अनमेल विवाह है और निषेध कानून कब घोषित किया? बाल विवाह है, अनमेल विवाह है, निषेध कानून घोषित किया गया था 10 दिसंबर 1903। इसका राइट आंसर माना जाएगा 10 दिसंबर 1903, क्योंकि 1903 एक में ही दिया गया ना, तो 10 दिसंबर 1903 आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हुई थी ये स्थापना? किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर ऑप्शन 1872। अजमेर में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो गैर कानूनी डाकन प्रथा को 1853 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? कौन थे वो जिन्होंने, जिनके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाया गया था? तो वो थे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक क्लास के 7 का सबसे सीनियर क्वेश्चन। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा माना गया था? किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा भाषा बन गई थी? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर 1835 में अंग्रेजी भाषा जो है वो राजकीय भाषा बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल जंगल और जमीन का नारा किसने दिया था? जल जंगल और जमीन का नारा किसने दिया था? तो जल जंगल और जमीन का नारा जो है मामा बालेश्वर दयाल ने दिया था। मामा बालेश्वर दयाल ने ये आंदोलन चलाया था, यह नारा भी दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना, ये जीवन कुटीर नामक संस्था है, ये निवाई टोंक के अंदर है और इसकी स्थापना जो है वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया। नाना भाई जो शहीद हो गए थे नाना भाई, उसके दो अध्यापक थे, एक तो सेंगा भाई रोत थे, सेंगा भाई रोत, दूसरे ये थे। तो इसका ये आंसर होगा कि नाना भाई के बाद सेंगा भाई रोत बच गए थे। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेवाड़ और खालिस्तान राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन तथा प्रथा अधिक प्रचलित थी। मेवाड़ और खालिस्तान राज्य में डायन प्रथा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। मेवाड़ और कोटा राज्य में डायन प्रथा का अधिक प्रचलन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे है नौवां पाठ, और नौवां पाठ कुछ इस प्रकार है। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले पाठ की बात करते हैं तो नौवां पाठ है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। संविधान के निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान है, संविधान कब बना था, संविधान लागू कब हुआ था, और राजस्थान का इसमें क्या योगदान था। कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पाठ 9 में पहुंच चुके हैं। और 9वां पाठ का पहला क्वेश्चन है, सर टी विजया राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? सर टी विजया राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? तो आप देख रहे होंगे कि सर ये तो उदयपुर के हैं, तो उदयपुर में इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें मेवाड़ दिया गया है, मेवाड़ उदयपुर का क्षेत्र है, और इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे जब राजस्थान के एकीकरण के समय ये चुने गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? ये क्वेश्चन भी रीट में पूछा गया था, पिछली जो रीट हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022-23 में। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले जो राजस्थानी थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग मेरे साथ, ये पहले लेसन भी लगता था, अब भी है, पाठ है, ये पुस्तकों में आता है कई बार। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी के द्वारा रचित ये एक रचना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कक्षा 7 की बुक सामाजिक में हमारा राजस्थान में दिया गया है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? तो 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछीड़ा गीत लिखा गया था, गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार है, पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बनाने की मांग किस वर्ष की? पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग जो है वो सबसे पहले कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1935, इसका सही आंसर माना जाएगा। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए जो मांग रखी थी वो 1935 में रखी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई?
संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी 9 दिसंबर 1946। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है, प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो अस्थायी अध्यक्ष तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन फिर पूछा गया है। ये था अस्थायी अध्यक्ष, तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आया था, और ये है स्थायी अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका स्थायी आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों को का एक दल भारत भेजा? ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया था? तो इसमें कितने मंत्री थे? 3 मंत्री थे। कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे। इसका 11 नंबर का जो आंसर है वो होगा 3 नंबर, राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है, राजस्थान के मूल के निवासी, राजस्थान मूल के निवासी थे बनारसी दास झुंझुनवाला। बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य गए थे? किस राज्य के संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। ये राजस्थान मूल के प्रवासी थे बनारसी दास झुंझुनवाला, और ये बिहार के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। इस क्लास में टोटल 9 लेसन है, और 9 लेसन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को ज़रूर देखें, और देखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कल एक दिन छोड़कर एक दिन ये एनसीईआरटी की बुक जो है हम कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए अगली जो हमारी बुक होगी वो 8th क्लास की बुक होगी। 6 क्लास की पूरी कर ली है, 7वीं क्लास की भी आज पढ़ ली है, 8वीं क्लास की बुक्स नेक्स्ट लेकर आएंगे। तो तब तक इंतज़ार कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।